चलिए जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आपका क्लास 10 का ज्योग्राफी का यहाँ आपका आ गया पार्ट 3 आ गया। इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट और 2 बिल्कुल बेहतर तरीके से आप सभी को समझा दिए थे और आप सभी ने वीडियो में बहुत सारा रिस्पॉन्स भी दिया। तो ये आज का हमारा यह वीडियो जो है 3 है ना, पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी बना दिए हैं, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आई बटन में लिंक मिल जाएगा अथवा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारा लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। यह हमारा है ज्योग्राफी का जो है ना इकाई 1 जो है, इकाई 1 का जो है ना चैप्टर हमारा क्या है 3 है, यानी कि क ख होता है ना, ख हमारा है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसमें जितना टॉपिक हमारा बनता है उन टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, है ना। इस तरह के क्लास में क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव में एक भी डाउट नहीं रहता है। ठीक है, तो आइए जो है ना पहले देख लेते हैं इसका सारांश समरी क्या है। हमारा पहला है कि भारत है ना, भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। क्वेश्चन आएगा प्यारे साथियों कि भारत किस संसाधन में संपन्न है, तो आपको आंसर करना है सर जी संसाधन, भारत जो है ना हमारा भूमि संसाधन में क्या है, बिल्कुल संपन्न है। अगला है, भारत में कुल उपलब्ध भूमि के लगभग 43% भाग पर मैदान का विस्तार है। ध्यान रखिएगा, भारत में 43% भाग पर क्या है, मैदान का फैलाव है। अगला हमारा है कि भारत में कुल उपलब्ध भूमि का 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है। भारत में कितना पर्वत है, 30% भाग जो है ना आपका पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला हमारा है भारत देश का 27% भाग पर पठार है। कितना है, 27% पर क्या है, 27% भूभाग पर क्या है हमारा पठार है। अगला है, मिट्टी या मृदा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो प्यारे साथियों, आपका मृदा जो है, मिट्टी जो है, यह कैसा संसाधन है, यह आपका अनवीकरणीय संसाधन है। सॉरी, नवीकरणीय जी, नवीकरणीय। और नवी आपका तो कोयला हो जाता है ना, यह नवीकरणीय है। अगला है, मृदा एक जीवन तंत्र है। देखिए मृदा जो है ना एक जीवन तंत्र है। अगला हमारा है, मृदा 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी आपका 6 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है जलोढ़ मृदा, दूसरा होता है काली मृदा, है ना। ये काली जो है ना, इसको हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है। इसका प्रयोग जो है ना आपका इसमें कपास की खेती में अधिक होता है। अगला है लाल या पीली मृदा, लेटेराइट मृदा। पांचवा में है मरुस्थलीय मृदा और छठा में है पर्वतीय मृदा। यानी कि मृदा हुआ आपका 6 तरह का। यदि क्वेश्चन आएगा कि मृदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बिल्कुल बेहिचक बता देना है सर जी मृदा जो है ना हमारा 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, पॉइंट है कि उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ मृदा से निर्मित है। तो जलोढ़ मृदा कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर भारत में। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर भारत में कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है, आपको बताना है कि जलोढ़ मिट्टी यानी कि जलोढ़ मृदा अधिक पाया जाता है। अगला है कि भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत में, उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वह कितना है, 6 करोड़ 40 लाख, यानी कि 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या है हमारा जलोढ़ मृदा का विस्तार है। अगला हमारा है कि जलोढ़ मृदा का रंग धुंधला से लेकर लालिमा के लिए होता है। लालिमा के लिए भूरे रंग का होता है, लालिमा से लेकर भूरे रंग का होता है। आयु के आधार पर, है ना, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है पुराना जलोढ़, एक होता है नवीन जलोढ़। ठीक है, पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं क्या है बजरी हुआ, ठीक ना, बजरी मतलब होता है कंकड़ वाला, जो वज्र वाला जो होता है ना बजरी, कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पुराने जलोढ़ को क्या कहा जाता है, पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ को खदर कहा जाता है। देखिए नवीन जलोढ़ यानी कि आपका जलोढ़ मिट्टी 2 तरह का हो गया, एक हो गया पुराना जलोढ़, दूसरा हो गया आपका नवीन जलोढ़। तो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर भी कहा जाता है। इस सारा पॉइंट जो है ना, जितना भी टॉपिक है, पॉइंट है आपका ना, सब आपका जो है ना एग्जाम में आने वाला है। और ऑब्जेक्टिव में ना यह बहुत हेल्प करता है जब ऑब्जेक्टिव में, और यह हम ऑब्जेक्टिव पर्पज से ही आपको बता रहे हैं, ना कि सब्जेक्टिव के पर्पज से। चलिए जलोढ़ मिट्टी
गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। याद रखिएगा, उत्तर बिहार में, कहाँ में क्वेश्चन पूछेगा कि दियारा भूमि कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार में किसकी प्रधानता है, तो बालू वाला जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। अगला हमारा है मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये जो है ना दियारा भूमि, जो है दियारा भूमि मकई की खेती के लिए ना विश्व में प्रसिद्ध है। सबसे अधिक मकई हमारा दियारा में ही होता है, दियारा में। काली मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होता है। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो आपको बताना है कपास की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है। अगला है कि काली मृदा को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेगुर मृदा किसे कहते हैं, तो काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है। ठीक है। भारत में काली मृदा का विस्तार लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि तक है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो है ना काली मिट्टी का विस्तार जो है ना 6.4 हेक्टेयर तक जो है ना आपका है। चलिए क्वेश्चन अगला हमारा है पॉइंट क्या है, ये तो हो गया आपका। काली मृदा का स्थानीय नाम रेगुर मृदा भी है। लाल या पीले मृदा का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर यहाँ तक फैला हुआ है। जहाँ तक कि मेघालय के पठार तक भी है। लाल या पीली मिट्टी में सिंचाई कर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का भी उत्पादन किया जा सकता है। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति जो है ना ग्रीक भाषा का है। कहाँ का है, ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, यदि आपका आ जाएगा कि लेटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, आपको बताना है ग्रीक भाषा से। क्योंकि लेटर का अर्थ होता है बच्चों, मेरे साथियों, लेटर का अर्थ होता है क्या, ईट होता है। क्या होता है, ईट होता है। चलिए, जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है ईट होता है ना, लेटर का अर्थ क्या होता है, ईट होता है। भारत में लेटेराइट मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है, उससे अधिक भूभाग पर है। लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, यानी कि लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है। क्वेश्चन पूछेगा किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है, बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, वो आपका है ये वाला मृदा, ये लेटेराइट मृदा है। अगला हमारा है एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण ही लेटेराइट मृदा का रंग लाल होता है। तो लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है, लाल होता है। किसका कारण से, कारण हमारा हो जाएगा एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के वजह से। अगला है लेटेराइट मृदा का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ियों में है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। अगला है लेटेराइट मृदा में काजू की खेती की जाती है। ध्यान दीजिएगा, काजू की खेती कहाँ में होता है, लेटेराइट मृदा में होता है। चलिए एकदम आराम से पढ़िए। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन पूछेगा कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ में है, तो बताना है राजस्थान में। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको आता है कि मरुस्थलीय मृदा अधिक कहाँ पाया जाता है, आपको बताना है राजस्थान में पाया जाता है। भारत पशुधन में विश्व के प्रथम स्थान पर आता है। पशुधन में भारत किस स्थान पर आता है, पूरे विश्व में फर्स्ट नंबर पे आता है। अगला है पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का 80% भाग पर खेती होती है। कितना होता है, 80% भाग पर क्या होता है जी, हमारा खेती होता है। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए 33% भूभाग पर वन का होना आवश्यक है। यानी किसी भी देश में, किसी भी राज्य में आसपास के पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कितना % वन का होना आवश्यक है, तो 33 है ना % वन का होना अनिवार्य है, ताकि हमारा आसपास का जो वायु होगा बिल्कुल शुद्ध मिलेगा हम लोगों को।
निम्नलिखित भूमि का 28% क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित भूमि का 56% क्षेत्र जल के अंतर्गत आता है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। कहां पर? पंजाब में। अगला है पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि अपनाया जाता है। इस सारा ऑब्जेक्टिव आपका ना अभी जस्ट आएगा, है ना, जस्ट आपका आएगा, देख लीजिए आने वाला होगा। एंड्रीन नामक रसायन मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई है। और सपानी कृषि आपका उत्तराखंड राज्य में अधिक प्रचलित है। तो यह आपका जितना पॉइंट था लगभग हमने आपको बता दिया है। अब आते हम लोग इस पर ऑब्जेक्टिव पर आते हैं, ठीक है ना। आपको हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं और आपका एक भी ऑब्जेक्टिव सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा और नहीं हम बता भी रहे हैं। तो आप जो है ना बिल्कुल इसका जो है ना एक नोट बना लीजिएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि ये पूरा नोट्स मिले आपको एक बार में, तो आप जो है ना जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप हमें मैसेज या कॉल करके जो है ना आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर हम कॉल ना उठाए, कोई अदर पर्सन जो हमारा कॉल उठा ले, तो आपसे भी एक ही बात बोलेगा कि हमें सर से बात करना है, ठीक है, बाकी बात हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आपको पहले बताए थे ना, काली मृदा का दूसरा नाम जो है वह रेगुल मृदा है। और बता दो कि काली मृदा को जो है ना, ये काली मृदा जो है यह जो है ना कपास की खेती के लिए, किसके लिए? कपास की खेती के लिए प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है, अधिक प्रयोग किया जाता है? तो आपको क्या बताना है? काली मिट्टी, है ना। और ये काली मृदा का जो दूसरा नाम होता है ना, इसका नाम क्या है? रेगुल मृदा। ध्यान दीजिएगा, रेगुल मृदा, काली मृदा का है दूसरा नाम क्या है? रेगुल मृदा है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा कि कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए, अर्थात मौसम साफ होना चाहिए। वो आपका हो जाएगा 210 दिन। एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया भी है कि कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए, तो आपको बताना है 210 दिन। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, या काली मृदा का स्थानीय नाम क्या है, आपको बताना है रेगुल मृदा। और फिर क्वेश्चन पूछेगा कि काली मृदा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो आपको बताना है कपास की खेती के लिए। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो आपको बताना है काली मृदा। क्लियर है सबका? चलिए अगला क्वेश्चन है भारत किस संसाधन में संपन्न है? आपको बताए थे भारत जो है ना आपका इसमें भूमि संसाधन में संपन्न है और किसी में नहीं है। भारत जो है ना भूमि संसाधन में क्या है? बिल्कुल संपन्न है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका वजह है आपका अधिक सिंचाई है। कहाँ गया? अधिक सिंचाई है। आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो अधिक सिंचाई है। और बता दूं कि पंजाब में सबसे अधिक फसलों का जो उत्पादन होता है वो आपका होता है गेहूं। ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन पूछेगा कि गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है, तो बताना है पंजाब। अगला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि आपको बताया थे ना कि सोपानी कृषि आपका उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। कहां पर जी? उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाइए। सवाल है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? यानी मरुस्थलीय मृदा यानी मरी हुई मिट्टी सबसे अधिक कहां पाया जाता है? तो आपको बताए थे कि राजस्थान में। कहां में? राजस्थान में। और राजस्थान पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर है? सौर
सौर ऊर्जा विकास की सबसे अधिक संभावना कहां पर है? तो आपको बताना है सर जी वही राजस्थान है। कहां पे? राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावना है। और मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहां में है? तो वो आपका राजस्थान ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? पहले इस क्वेश्चन का अर्थ पहले आप समझ लीजिए कि यह प्रजनन क्या होता है। जैसे किसान वगैरह सब होते हैं ना, जो मछुआरा से होता है कि खड्डा कोड़ दिया, उसमें मछली गिराता है, तो छोटा छोटा बच्चा जब मछली गिराता है ना, तो मेढक सब उसे खा लेता है, खा के खत्म कर देता है। तो मछली वो बड़ा होता नहीं है और किसान को घाटा लग जाता है। उसको किसान ही कहते हैं, जो मछली वो किसान कैटेगरी में ही आता है। तो किसान सब क्या करते हैं, मछुआरे सब क्या वो करते हैं कि एक एड्रीन नामक रसायन होता है, ठीक है ना, या एंड्रीन है ना, एड्रीन नामक रसायन होता है, वो नदी में छिड़क देता है। इससे क्या होता है, मेढक तो मरता नहीं है, कुछ मेढक मर भी जाता है बट कुछ नहीं मरता है, लेकिन हाँ उसका जो प्रजनन क्षमता है, बच्चा देने का जो क्षमता होता है ना, वो नष्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, और मेढक का जन्म नहीं होता है। इससे किसान को क्या होता है, फायदा होता है, किसान का मछली बच जाता है और बड़ा होता है, उसको फायदा होता है, ठीक है ना। वही आपका है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए किसान कौन सा रसायन का यूज करता है? वह करता है एंड्रीन। इससे क्या होता है, मेढक का जो प्रजनन क्षमता होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो बच्चा पैदा नहीं करता है, अर्थात मेढक की जनसंख्या वृद्धि नहीं होती है। क्लियर है ना सबका? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, सवाल है कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि अपनाई जाती है या फिर किस प्रकार की खेती की जाती है? वो आपका होता है पट्टिका कृषि। कैसा होता है भाई? पट्टिका कृषि होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? आपको जस्ट अभी बताए थे, मिट्टी आपका जो है ना 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक आपका था, चलिए, पर्वतीय मिट्टी था, दूसरा था लेटेराइट, तीसरा था रेगुर का मतलब होता है काली मिट्टी, है ना। और चौथा था आपका हो गया रेगुर, हो गया जलोढ़ मिट्टी, जो उत्तर भारत में पाया जाता है, जलोढ़ मृदा। और पांचवा था आपका पर्वतीय, हो गया, इसको आप लाल बोलेगो, लाल मिट्टी बोल सकते हैं, लाल मृदा। छठा आपका था एगो क्या था, छठा में आपका था पर्वतीय हो गया, लेटेराइट हो गया, रेगुर हो गया, जलोढ़ हो गया, लाल हो गया, एक बलुई मृदा। बलुई मतलब होता है कि बालू वाला मिट्टी, जो कि आपका दियारा में पाया जाता है। यानी कि आपका मिट्टी जो ना 6 तरह का होता है, मृदा 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन? नवीकरणीय कौन है? आपको बताए थे कि आपका मिट्टी यानी कि मृदा जो है, जो आपका नवीकरणीय संसाधन होता है। ये कोयला जो है, कोयला आपका है ना अनवीकरणीय संसाधन होता है। और ये जो सौर ऊर्जा जो है, यह आपका पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होता है। कौन? सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर भारत मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर भारत मैदान में सबसे अधिक जो पाया जाता है मिट्टी, वो आपका है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। क्या जी? जलोढ़, जो कि आपका 6.4 हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। चलिए आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए। हाँ चलिए, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? जलोढ़ मिट्टी आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है नवीन जलोढ़, और दूसरा आपका होता है पुराना जलोढ़, जिसको हम लोग बांगर और खादर भी कहते हैं। चलिए, पुरानी जलोढ़ को मृदा को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और खादर जो होता है, ये आपका ये नवीन जलोढ़ होता है।
नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है और पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। क्वेश्चन आ गया आपका कि नवीन जलोढ़ को क्या कहा जाता है, तो नवीन जलोढ़ को आपका खादर कहा जाता है। इसको तो आपका ये तो आपका पुरानी जलोढ़ होता है, पुरानी जलोढ़ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए आपको बताए थे काली मिट्टी होती है, काली कपासी मिट्टी है ना। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है आपका, रेगुर मिट्टी भी है, इसको आप मृदा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि काली मृदा का स्थानीय नाम क्या है। स्थानीय मतलब होता है दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का जो स्थानीय नाम है, दूसरा नाम है, वो आपका रेगुर मृदा है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। देखिए आपको जितना ऊपर में पॉइंट पढ़ाए थे ना, सब पॉइंट आ रहा है ना, सभी पॉइंट से आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है। तो आपको जो हम ऊपर वाले पॉइंट पढ़ाए, पूरा सारांश पढ़ाए हैं, आप उन्हें एक बार नोटबुक में लिख लीजिएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, यह आपका था ग्रीक भाषा, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता था साथियों, अर्थ होता था ईट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि लेटर शब्द का अर्थ क्या होता है। लेटर शब्द का अर्थ होता है ईट होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत पशुधन में विश्व में कौन सा स्थान में आता है। यानी भारत जो है ना पशुधन में सब पूरे विश्व में कौन सा स्थान में आता है। आपको बताते हैं कि वो आपका प्रथम स्थान में आता है, फर्स्ट नंबर में आता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया था। यहाँ पर 1952 में बनाया गया था राष्ट्रीय वन नीति। चलिए इसमें शायद मेरे ख्याल से इतना ही क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन था। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। तो आस्ते आस्ते धीरे धीरे आप सभी का जो है ना लगभग हम वीडियो बनाते चले जाएंगे, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो आज के लिए बड़े इतना ही छोटा सा वीडियो था, तो मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अपना ख्याल रखिए।